हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, एसिड रेन का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे, एयर पोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इससे पहले आप जानते ही हो कि एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन पूरा हो चुका था, एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कशन पूरा हो चुका था, एटमॉस्फेयर के जो लेवल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन पूरा हो चुका था कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, मीजोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर में क्या होता है। इसके बाद जब हम के एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कस कर ही चुके हैं, तो लेट अस डिस्कस नाउ फोटोकेमिकल स्मॉग। और सिंपली स्मॉग की बात हम करते हैं कि स्मॉग क्या होता है। आप इसके नाम को देखिए, इसमें स्मॉग लिखा है, तो स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग से बना है, ये दो चीजें मिलकर स्मॉग बनाती हैं बेटा। ये दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना, आप सुनते होंगे कि पूरा भयंकर तरीके से बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर डेंस एरियाज हैं उनमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। अब देखा होगा कभी कभी आपने कि जब थोड़ा सा बारिश का मौसम होता है, हल्की सी ठंडक का मौसम होता है, ह्यूमिड एयर होती है, तब भी स्मॉग आता है। और तब भी स्मॉग आता है जब बिल्कुल सनी डेज होते हैं, बिल्कुल सूखा माहौल होता है, कहीं भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी स्मॉग आ जाता है। इसका मतलब स्मॉग को हमने दो पार्ट में बांटा कि एक स्मॉग आपका फोटोकेमिकल स्मॉग है और एक स्मॉग आपका क्लासिकल स्मॉग है। स्मॉग बेटा दो तरह से पटा, दो तरह की चीजों से बचा। एक आपका जिसे हम कहते हैं क्लासिकल स्मॉग, इसको लंदन स्मॉग भी कहते हैं, लंदन स्मॉग। और ये आपका नॉर्मली ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जब डेवलप होता है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में डेवलप होता है बेटा। दूसरा होता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसे हम लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहते हैं, लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहते हैं। और ये बिल्कुल आपके सनी एटमॉस्फेयर, सनी डेज होते हैं, नो ह्यूमिडिटी, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। इसमें नॉर्मली आपका जिसे हम क्लासिकल स्मॉग कहते हैं, ये बेसिकली जो आपका एक्स्ट्रा कार्बन शूट होता है ना, जो बहुत ज़्यादा कार्बन शूट एक्स्ट्रा हो जाता है, और प्लस जो सल्फर कंटेंट कंपाउंड होते हैं उनके अंदर सल्फर, जैसे मान लीजिए कुछ कार्बन के कंपाउंड में मिल रहा है और वहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, इसको बेटा रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं। चलिए जो वर्ड है जिन पे क्वेश्चन बनता है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका रिड्यूसिंग स्मॉग कहलाता है और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहलाता है। ये वर्ड बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है, कौन सा रिड्यूसिंग स्मॉग है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है, कौन सा रिड्यूसिंग स्मॉग है बेटा। ये डिस्कशन हमारा बार बार होता रहता है। अब सवाल उठा है कि ये क्लासिकल स्मॉग कहां से डेवलप होता है, ये क्लासिकल स्मॉग कहां से डेवलप होता है और ये फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे डेवलप होता है। जहां तक मैं क्लासिकल स्मॉग की बात करता हूं कि अगर जो हाई राइजिंग कार्बन सूट होता है, हाई राइजिंग कार्बन सूट होता है फ्रॉम अनबर्न्ड कोल, फ्रॉम अनबर्न्ड कोल, यानी कि जो बिना जला हुआ कोयला है, थोड़ा थोड़ा सुलग रहा है, तो लग रहा है, सुलग रहा है, सुलग रहा है, जैसे नहीं आपने सुना होगा पराली की वजह से स्मॉग आता है,
तो वो सुलग रही है, सुलग रही है, सुलग रही है, जो कार्बन सूट उससे निकलता है। और अनबर्न कोल में जो सल्फर होता है, उस सल्फर से, अनबर्न कोल में जो सल्फर होता है, मैं बात करता हूँ अनबर्न कोल की। तो अनबर्न कोल में जो सल्फर होता है, जस्ट फोटोकेमिकल स्मोक, तो अनबर्न कोल में, अनबर्न कोल हैविंग सल्फर, तो ये जो सल्फर करता है ना, सल्फर आपका ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड भी बना लेता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड आप जानते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड आपका इसके साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड भी बना लेता है। तो ये सब चीजें आपकी हो जाती हैं क्लासिकल स्मॉग में। अब अगर हम बात करें रिएक्शंस की, कि रिएक्शंस यहाँ पे क्या होती हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग में रिएक्शंस कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में बेसिकली होता क्या है, बहुत ही सनी एरियाज में, सनी टाइम में होता है, बिल्कुल सनी डेज होते हैं। और सनी डेज में ऐसा होता है बेटा, produced by those substances which are produced by sunlight with chemicals like nitrogen oxide। मतलब आप सपोज करिए जैसे कहीं पर केमिकल्स है, सनलाइट आपकी है, और सनलाइट आपकी जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपके मिल गए और सनलाइट ने उसके साथ रिएक्ट कर लिया, तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी वजह से ये इकट्ठा होता है स्मॉग। तो इसमें जो रोल होता है मेनली, एक तो ओजोन का भी रोल होता है, ओजोन का रोल होता है, और दूसरा इसका रोल होता है बेटा। इसमें ओजोन का रोल होता है और दूसरा इसका रोल होता है। जरा देखते हैं कि किस किस का रोल होता है। यहाँ पर अगर इन चीजों को हम समझें तो ध्यान से हमें समझ में आएगा। जैसे एनो है हमारा, एनो आपका अगर O2 के साथ रिएक्ट करे और ये आपका 2NO2 बना ले, तो एक तो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपको मिल रहा है, और इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ साथ अगर ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड यूवी रेडिएशन में यानी सनलाइट में रिएक्ट कर रहा है, तो सनलाइट में रिएक्ट करने पे ये डेवलप क्या कर रहा है, सनलाइट में रिएक्ट करने पे ये डेवलप कर रहा है NO और साथ में एक ऑक्सीजन, निसेंट ऑक्सीजन। अब ये निसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, ये निसेंट ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में चीजें हैं उनसे कंबाइन होकर ओजोन बना लेगा, ये एटमॉस्फेयर में कंबाइन होकर ओजोन बना लेगा बेटा। इस तरीके से आपकी इन कंपाउंड से आपका फोटोकेमिकल स्मॉग डेवलप होता है, इन कंपाउंड से आपका फोटोकेमिकल स्मॉग डेवलप होता है। अब आप समझिएगा जरा, यहाँ पे आपके देखे ये कंपाउंड्स। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद ये होता है कि ये जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन
react with these compounds and forms aldehyde, pan, एक्रोलीन। आपको पता है ये पैन का क्या मतलब होता है? परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। तो ये बेटा आप समझिए यहाँ पर कि आपका ये जो 2NO है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2NO2 बन गया, फिर सनलाइट की मौजूदगी में ये जो नाइट्रोजन NO बना और ये आपका निसेंट ऑक्सीजन बना, इसे एटमॉस्फेयर से O2 लेकर O3 बना लिया बेटा। अनबंड हाइड्रोकार्बन ने इनके साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद एल्डिहाइड, पैन, इस तरीके से एक्रोलीन, तमाम चीजें ये आपकी बना ली। अब आप जैसा कि सब लोग जानते हो कि अनबंड हाइड्रोजन की मैं बात करूं अगर, और मैं सपोज करिए हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ, और इस हाइड्रोकार्बन में अगर मैं मान लीजिए CH4 को ही ले लूं और मैं ओजोन के साथ रिएक्ट कराऊं, तो ओजोन के साथ रिएक्ट कराने पर CH4 क्या बनाता है? CH4 आपका HCHO बनाएगा बेटा, यानी कि आपका एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। तो इस तरीके से जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, उस फोटोकेमिकल स्मॉग में इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग आपका इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे, ये था हमारा स्मॉग। इसके बाद हम बात करेंगे ओजोन लेयर की, और ओजोन लेयर का डिप्लेशन कैसे होता है, ओजोन लेयर में सब चीजें होती कैसी हैं, ओजोन साइकिल कैसी होती है, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे ओजोन से रिलेटेड। बेसिकली ओजोन लेयर जो होती है वो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। और ये जो ओजोन लेयर होती है, ये जो सन से यूवी रेडिएशन आता है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसको पास होने से रोकती है। स्टॉप दी पैसेज ऑफ यूवी रेडिएशन फ्रॉम दी सन। जो सन से यूवी रेडिएशन आता है उसको रोकती है। सो इट स्टॉप्स, इस तरीके से ये कैंसर को रोक रही है, इस तरीके से ये कैटरेक्ट को रोक रही है, क्योंकि अगर ये यूवी रेडिएशन पास होकर नीचे आ जाती तो सभी को कैंसर हो जाता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग स्किन कैंसर से और तमाम चीजों से अंधे हो जाते और तमाम तरह की चीजें हो जाती, जिंदगी हराम हो जाती है ना, तो जीवन हो ही नहीं पाता, अंटार्कटिका बन जाता, क्योंकि वहां पर ओजोन लेयर का होल हो गया है, तो वहां पे जीवन अब पॉसिबल नहीं है। अब आप समझिएगा जरा, अब ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, लेकिन अगर ये ओजोन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। इफ दिस ओजोन, ये O3 प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर, अगर ये ट्रोपोस्फीयर में होती है ना, सो इट मेंटेन दी warmth of troposphere, so it maintain the warmth of अर्थ, यानी अर्थ की गर्मी को ये बरकरार रखता है, एंड वर्क एज
एंड एज ग्रीन हाउस गैस, और इसको ये एज ए ग्रीन हाउस गैस वर्क करता है बेटा। ग्रीन हाउस गैसेस में आप समझ लीजिए ना, ओजोन है आपका, वाटर वेपर्स हैं, CH4 है, सबसे बेसिकली मेजर तो आपका CO2 होता है, सेकंड मेजर प्रेवलेंट ग्रीन हाउस गैस CH4 होती है, फर्स्ट मेजर प्रेवलेंट गैस इज बेसिकली CO2 गैस। तो ये ट्रोपोस्फेयर में हुआ तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करेगा, और वैसे इसकी पूरी की पूरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। सवाल उठता है वहां पे जो स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो लेयर होती है, यहाँ पे किस तरीके की ओजोन साइकिल चलती होगी, ओजोन साइकिल किस तरीके की चलती होगी, पहले तो हम ही समझते हैं यहाँ पे होता क्या होगा। बेसिकली ओजोन साइकिल में बेसिकली होता क्या होगा, पहले हम इस बात को समझते हैं। होता क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपकी सपोज करिए रेडिकल्स में या नेसेंट ऑक्सीजन में टूट गई। अब ये ऑक्सीजन आपका, फिर नेसेंट ऑक्सीजन आपका O2 से रिएक्ट कर गया, फिर इसने O3 बना लिया, फिर इस O3 ने फिर इस O से रिएक्ट कर दिया जो एक बचा था, तो फिर 2O2 बन गया। तो इस तरीके से आपका O2 टूटा था और O2 ही बाद में बन गया। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी मैकेनिज्म है इसकी। तो आप देखोगे कि बराबर की चीज आ गई। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी ओजोन साइकिल चलती है बेटा। ये दिस इज कॉल्ड ओजोन साइकिल, ये आपकी ओजोन साइकिल होती है। अब सवाल इस बात का उठता है कि ओजोन जो आप बता रहे हो कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, यानी उसमें कमी हो रही है, वो पतली हो रही है, और धीरे धीरे करके अगर ऐसी पतली होती रही तो एक दिन छेद हो जाएगा, और छेद हो जाएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन का जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है उसका मेन कॉज कौन है। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन का मेन कॉज है, द लीडिंग कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन इज, द लीडिंग कॉज इज chlorofluorocarbon. The leading cause is chlorofluorocarbon. The leading cause is chlorofluorocarbon. ये लीडिंग कॉज है बेटा। होता क्या है, ये जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्रोपोस्फेयर में नहीं रुकता है, सीधे स्ट्रेटोस्फेयर चला जाता है। ट्रोपोस्फेयर में अगर यहीं कहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाए तो कोई मसला नहीं था, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसी चीज है जो मूव टू स्ट्रेटोस्फेयर। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मूव टू स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ये क्या करता है, ये बेसिकली होता है आपका CCl2F2, ये टूट जाता है CClF2 में, और साथ में एक Cl रेडिकल जनरेट कर देता है। तो ये जो Cl रेडिकल होता है ना, ये Cl रेडिकल आपका ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये Cl रेडिकल आपका ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाता है बेटा, और ये आपका ClO प्लस O2 बना लेता है। इस तरीके से ये आपका ClO प्लस O2 बना लेता है। अगर समझिएगा आप कि ये जो ClO प्लस O2 बना है ना, ये आपका अगेन एक चीज ऐसी बनाता है। अब क्या होगा, अब ये ClO जो है ना, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्सीजन का रेडिकल होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, और उसके साथ ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जो वहां पे नहीं दिखाई थी हमने कि ऑक्सीजन ओजोन लेयर में जो ऑक्सीजन का लेयर होता है, तो ये ClO2 बेटा, इस तरीके से ये आपका Cl रेडिकल फिर से जनरेट हो जाता है, ये हमारा Cl रेडिकल फिर से जनरेट हो जाता है और O2 बन जाता है। ये Cl रेडिकल फर्दर मूव टू डेप्लेट द ओजोन, ओजोन को फिर से ये डेप्लेट करने के लिए आगे चला जाता है, और फिर ये Cl रेडिकल फिर ओजोन को ओजोन के साथ ऐसे कर लेता है, और फिर ओजोन ऐसे टूट जाती है, फिर ऑक्सीजन निकल जाता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूसली ऐसी ही प्रोसेस चलती रहेगी, Cl रेडिकल जनरेट होता रहेगा और आगे चल के वो ओजोन को डिप्लीट करता जाएगा और इसी वजह से बेटा यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लेशन होता जा रहा है। सवाल था कि इस ओजोन लेयर डिप्लेशन को रोका कैसे जा सकता है, कि मोटाई को ये पतली होती चली जा रही है, इसका क्षय होता जा रहा है, इसकी कमी होती जा रही है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, हाउ टू स्टॉप दैट। बेटा CFC का यूज कम करो, ये जो मेजर इसका लीडिंग कॉज है इसको डेवलप करने से बंद करो। आप सवाल उठता है ये कहां से आता है? CFC हम सभी जानते हैं कहां से आता है, हमारे ऐशो आराम से आता है। CFC कहां से आता है? हमारे ऐशो आराम से आता है, हमारे रेफ्रिजरेटर से आता है, हमारी AC से आता है। ये दो मेन चीजें हो गई जिंदगी की ऐशो आराम की, समझ गए। हमारी जितनी भी कूलिंग मशीनें हैं वहां से आता है, हमारे जितने ऐसे कंटेनर हैं, कूलिंग कंटेनर हैं, वहां से आता है, और इसके बिना कहीं भी कूलिंग संभव नहीं हो पाती है। तो ये इसका जो लीडिंग कॉज है यही, और ये इतना ऐशो आराम ने हम लोगों को वो कर दिया है कि हमने कुदरत को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, कुदरत के नुकसान को देखना बंद कर दिया है। एक दिन इसका बहुत बड़ा खामियाजा हम सभी नस्लें भुगतेंगी। तो ये है आपका CFC बेटा, और ओजोन लेयर के डिप्लेशन की पूरी कहानी, और ओजोन लेयर के होल की पूरी कहानी, ओजोन लेयर के होल की पूरी कहानी। इस तरीके से ओजोन होल वहां पे डेवलप हो सकता है, और इस तरीके से चीजें आपकी आगे बढ़ती चली जाती हैं और बिगड़ती चली जाती हैं। हम अभी तक एयर पोल्यूशन की बातें कर रहे थे, और अभी तक हमने सारी की सारी एयर पोल्यूशन की बातें की हैं, और एयर पोल्यूशन में उन चीजों को मेजरली कवर किया है जिनमें गैसियस पोल्यूटेंट्स का मेन रोल था। लेकिन एयर पोल्यूटेंट्स कुछ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की वजह से भी होते हैं, यानी कि कुछ पार्टिकल नेचर की चीजों की वजह से भी होते हैं। तो एयर पोल्यूशन बाय पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूशन आपका कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स इन पार्टिकल फॉर्म, छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म के में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो एयर वो आपके पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, यानी कि पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के नाम से उनकी पहचान होती है। दे आर बेसिकली पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, ये आपके पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होते हैं। अब इसमें पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स में अगर हम देखें, डस्ट है, मिस्ट है, स्मोक है, ये सब के सब आपके डस्ट पार्टिकल्स, ये पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं। इसमें अगर हम बात करें किस किस की बात हम कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं स्मोक की, जिसे हम सूट कहते हैं। हम बात कर सकते हैं डस्ट की, हम बात कर सकते हैं मिस्ट की। 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं मिस्ट की, धुंध, डस्ट, धूल। हम बात कर सकते हैं कुछ फ्यूम्स की, स्मोक की, डस्ट यानी धूल, मिस्ट यानी धुंध, फ्यूम्स यानी कि कुछ फ्यूम्स मतलब ऐसे कुछ वेपर्स की, ऐसे कुछ चीजें कंडेंस हो जाएं। और ये सब के सब बेटा पार्टिकुलेट फॉर्म में रहती हैं, इनके अपने साइजेस होते हैं। अगर हम स्मोक के पार्टिकल की बात करें, स्मोक की बात करें पहले, और स्मोक के हम पार्टिकल की बात करें, तो इसका जो पार्टिकल साइज होता है ना, इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो आपका लेस देन 0.005 माइक्रोन होता है। इसका पार्टिकल साइज आपका जो मिनिमम पार्टिकल साइज है वो आपका 0.005 माइक्रोन होता है बेटा। ये पार्टिकल्स आपके नॉर्मली सॉलिड होते हैं,
तो ये आपके मे बी सॉलिड, ये आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, और इनके पार्टिकल्स आपके मिक्सचर हो सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड का ये आपके मिक्सचर हो सकते हैं। दे कैन बी मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मे बी सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं और मिक्सचर हो सकते हैं सॉलिड और लिक्विड का। सवाल उठता है ये कहां से मिलते हैं हमें, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दीज पार्टिकुलेट और स्मोक पार्टिकल्स। तो स्मोक पार्टिकल नॉर्मली इनकम्प्लीट कंबस्शन से मिलते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन से मिलते हैं बेटा। फॉसिल फ्यूल चाहे इनकम्प्लीट कंबस्शन हो, चाहे ड्राई लीव्स का इनकम्प्लीट कंबस्शन हो, चाहे गार्बेज का इनकम्प्लीट कंबस्शन हो, इन सब से ये मिलता है। और स्मोक आपका एक पार्टिकुलर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके एयर में सस्पेंड कर जाते हैं और वो पोल्यूशन का काम करते हैं, दैट दे आर कॉल्ड एज पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। फिर हम अभी हमने बात की थी स्मोक की, अब वो बात करते हैं डस्ट की। डस्ट के पार्टिकल्स तो नॉर्मली सॉलिड ही होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स आपके नॉर्मली सॉलिड्स होते हैं। इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 माइक्रोन के करीब होता है, 5 नहीं 1 माइक्रोन। हाँ, साइज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोन। इसका मतलब इससे काफी बड़ा साइज है, तो बहुत ही छोटा साइज है, और यहाँ पे साइज आपका 1 माइक्रोन के करीब होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स एयर में सस्पेंड कर जाते हैं और बहुत ही नेसल पैसेज को, अगर ये 5 माइक्रोन से ज्यादा हो जाए इनका साइज, तो ये नेसल पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। तो इन सब चीजों में हम डस्ट पार्टिकल को समझते हैं कि ये नेसल पैसेज को ब्लॉक भी कर सकते हैं। इस तरह का इफेक्ट यहाँ से आता है निकल के बेटा। नॉर्मली आप किसी भी मटेरियल को जब आप क्रश करते हो, ग्रिंड करते हो, तो आपने देखा होगा धूल निकलती होगी, बहुत धूल, बहुत सारे। जैसे मान लीजिए किसी ईंट को ले लो आप, या किसी पत्थर को ले लो, या किसी और एल्युमिनियम को ले लो, या किसी और चीज को ले लो, तो आप जब डस्ट क्रशिंग करते हो या ग्राइंडिंग करते हो, उसको पीसते हो, तो वहां से एक डस्ट उड़ती है। वो डस्ट बेसिकली वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में सस्पेंड कर जाते हैं, और बाद में आपको, अब जब इनहेल करते हो तो आपको दिक्कत पैदा होती है। अंडरस्टैंड। फिर बात आती है बेटा मिस्ट की। व्हाट डू यू मीन बाय द मिस्ट? ये मिस्ट का क्या होता है, मिस्ट का क्या मसला है? मिस्ट जो है बेसिकली स्प्रे से मिलती है। जैसे अगर आप मान लीजिए आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स का, आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं एंड यू आर स्प्रेइंग देयर, इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रे है मान लीजिए, या फिर कुछ वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाती हैं, कंडेंस्ड वाटर वेपर्स जो सस्पेंड कर जाती हैं वहां पर। तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनके जो स्प्रेज हैं, जब आप स्प्रे करते हो ना, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड कर जाते हैं, इस स्प्रे के पार्टिकल्स सस्पेंड कर जाते हैं, और उससे हमारी ये मिस्ट पैदा होती है। कंडेंस्ड वाटर वेपर भी हो सकते हैं, और उससे भी हमारी ये मिस्ट पैदा होती है बेटा। और ये मिस्ट पैदा होती है सवाल उठाया कि आप फ्यूम्स किसके पर बनाओगे। तो देखो मैंने कहा फ्यूम्स की बात अगर की जाए, तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी मटेरियल हो, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल हो, कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल हो, और अगर उसके वेपर्स एग्जिस्ट करते हैं वाटर में, कोई भी मटेरियल चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, अगर उसके वेपर्स एग्जिस्ट करते हैं वेपर्स एग्जिस्ट इन, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, वेपर एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर,
और अगर वेपर्स आपके एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हम वो जो वहां पे पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं, वहां पे जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्यूम्स। अंडरस्टैंड? तो ये था आपके वो पार्टिकुलेट जो कि अभी तक आपने पूरा की पूरा जो पढ़ा ना, वो सबसे बड़ा पार्ट जो था वो एयर पोल्यूशन का था, और वो एयर पोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। एयर पोल्यूशन में आने वाली सारी पॉसिबिलिटीज को कंप्लीट कर लिया। एयर पोल्यूशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी उनको भी देख लिया। इसके बाद हम लोग समझेंगे वाटर पोल्यूशन, इसके बाद हम लोग समझेंगे सॉइल सोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन कि मिट्टी में किन किन वजह से पोल्यूशन होता है, पानी में किन किन वजह से पोल्यूशन होता है। इसके अलावा हम समझेंगे फिर कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या हो सकती है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे बेटा यहां पर। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन। अब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की, फिर हम बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन की। नाउ टेल मी वन थिंग, यार ये तो सिंपल सी बात है ना, वाटर में किसकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है? वाटर में जो पोल्यूशन होगा वो किसकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है? सवाल उठता है वाटर का पोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। तो वाटर का पोल्यूशन आप सब जानते हो कि वाटर की क्वालिटी, अगर उसमें वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है जिन रीजंस की वजह से भी, तो उन रीजंस की वजह से वाटर का पोल्यूशन होगा। ऐसे मान लीजिए आपकी वाटर पोल्यूशन कैसे क्रिएट करोगे? वाटर की जो क्वालिटी है वो अगर डिग्रेड हो रही है, वाटर क्वालिटी डिग्रेडेड, मान लीजिए भाई किसी भी तरीके से हो सकती है, भाई बायोलॉजिकल रीजन से हो सकती है, फिजिकल रीजन से हो सकती है, केमिकल रीजन से हो सकती है। बायोलॉजिकल रीजंस क्या हो सकते हैं? जो भी बायोलॉजिकल चीजें हैं, अगर उनकी वजह से वाटर क्वालिटी खराब हो। कुछ फिजिकल चीजें हैं उनकी वजह से वाटर क्वालिटी खराब हो, या फिर कुछ केमिकल हैं जिनको आपने वाटर में डाल दिया और उससे ऑक्सीजन की उसकी वाटर की क्वालिटी खराब हो गई। तो बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, केमिकल रीजंस हो सकते हैं, जिनसे कि वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड किया जाएगा। तो दे आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट। जिनकी वजह से भी वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होगी वो आपके वाटर पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। उनको हम वाटर पोल्यूटेंट्स कहेंगे बेटा। दे विल बी कॉल्ड एज वाटर पोल्यूटेंट्स। उनको हम वाटर पोल्यूटेंट्स कहेंगे। चलिए, वाटर पोल्यूटेंट्स को हमने देखा यहाँ पर कि बायोलॉजिकल मीन्स के जरिए हो सकता है, केमिकल मीन्स के जरिए हो सकता है। तो बायोलॉजिकल या केमिकल मीन्स के जरिए, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए वहां पर बैक्टीरिया, वायरस बहुत सारे इकट्ठे हो जाए पानी के अंदर, या मान लीजिए डेड बॉडीज को आपने डाल दिया, या मान लीजिए प्लांट्स हैं वो गिर गए और उसकी वजह से वो खराब होता चला जा रहा है और उसमें ऑक्सीजन लेवल का डाउन होता चला जा रहा है। वाटर क्वालिटी का बेसिकली मतलब होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी, कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है ना वाटर में, याद रखिएगा, उतनी ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है उसका उतना ही कम बीओडी होता है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे मैं बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स को डिवाइड करता हूँ। वाटर पोल्यूटेंट्स में सबसे पहली कैटेगरी आएगी आपकी, जिनमें मैं कह सकता हूँ कि वाटर पोल्यूटेंट्स को अगर मैं डिवाइड करूँ तो दो बातें मैं कह सकता हूँ। एक तो रीजन होता है उसका पैथोजेंस जिसे हम कहते हैं, दूसरा हम जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। वन इज पैथोजेंस and second one is organic waste.
ये पैथोजेंस क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर क्वालिटी खराब होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप सब जानते हो, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई। वायरस, बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, ये सब के सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब जैसे मान लीजिए, अब ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट ये है कि भाई आपने सपोज करिए डेड बॉडीज हैं या प्लांट्स की बॉडीज हैं, वो आपकी डेड बॉडीज आर डिकम्पोज्ड बाई, और वो सब वाटर में ही होता है। ये सब वाटर के अंदर ही हो रहा है। ये सब वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और उसमें मान लीजिए कुछ डेड बॉडीज जा रही हैं, एंड वो दे आर बेसिकली डिकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज होती हैं, डिकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज होती हैं, और इस तरीके से बेटा जो मटेरियल डेवलप होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाता है। तो ये जो सब चीजें वहां हो जाती है ना, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वाटर के अंदर, वो बेटा कम हो जाती है बहुत। और जब डिजोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो इस ऐसे वाटर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि उनको तो डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए। भाई जो भी चीजें आपकी पानी के अंदर जिनकी जिंदगी है, वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन ही को तो ले रहे। तो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन ही अगर कम हो जाएगी तो उनकी जिंदगी तो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये जो वाटर पोल्यूशन है, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस है। एक्वेटिक लाइफ के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस है बेटा। अब सवाल उठता है कि इसकी क्वालिटी को या वाटर की क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाए। वाटर क्वालिटी कैसे मेजर की जाए? तो वाटर क्वालिटी मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है बीओडी और दूसरा है सीओडी। तो बीओडी मीन्स हुआ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल मीन से जो ऑक्सीजन डिमांड है वो घटी है या बढ़ी है। तो जो बीओडी होती है ना, ये बीओडी आपकी वाटर क्वालिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर बीओडी की वैल्यू आपकी पीपीएम में ज्यादा है तो वाटर क्वालिटी खराब होती जा रही है, और बीओडी की वैल्यू अगर पीपीएम में कम है तो वाटर क्वालिटी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। वाटर क्वालिटी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। और ये कैसे मेजर होगी? ये होगी बीओडी से। तो जितना ज्यादा बीओडी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा वाटर क्वालिटी खराब होगी बेटा। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक बात करूं ना कि कोई वाटर हमारा नॉन पोल्यूटेड वाटर है, तो नॉन पोल्यूटेड वाटर, फॉर नॉन पोल्यूटेड वाटर, मान लीजिए कोई नॉन पोल्यूटेड वाटर है, तो फॉर नॉन पोल्यूटेड वाटर बीओडी इज लेस देन 5 ppm। 5 ppm से ज्यादा, 5 ppm से भी कम होता है बीओडी, और जिसकी वजह से ये समझ लीजिए ऐसे वाटर को एक्वेटिक लाइफ के लिए बिल्कुल सेफ माना जाता है। ऐसे वाटर को एक्वेटिक लाइफ मतलब जिनकी जिंदगी पानी पर निर्भर है, एक्वेटिक लाइफ के लिए आपका ये बिल्कुल ही जो बीओडी होता है वो 5 ppm से कम होता है। एक्वेटिक लाइफ बेटा बिल्कुल सेफ होती है। लेकिन अगर आपका पोल्यूटेड वाटर है और इफ मान लीजिए बीओडी अगर आपकी जिस सिचुएशन में अगर 17 ppm के ऊपर चली गई ना, तो बेटा डेंजर फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो यहां पे डेंजर फॉर एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजर हो जाता है। डेंजर फॉर एक्वेटिक लाइफ, डेंजर फॉर एक्वेटिक लाइफ, डेंजर फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक स्टार पॉइंट है यहां पर, कहीं कहीं पर हो सकता है वर्ड आ जाए एक्वेटिक फौना।
मैं बहुत ही क्वेश्चन वाली चीजें बता रहा हूँ। ऑब्जर्व व्हेन BOD इज लेस देन 6 ppm। ppm तो सब जानते ही हो, पार्ट्स पर मिलियन। अब मैं देखता हूं केमिकल मीन से, जो केमिकल मीन से वाटर क्वालिटी डिग्रेड दी वाटर क्वालिटी। अभी आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज से केमिकल्स निकल रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज से केमिकल्स निकल रहे हैं, आर्सेनिक के निकल रहे हैं, क्रोमियम के निकल रहे हैं। तो ये जो आर्सेनिक के कंपाउंड्स हैं या ये क्रोमियम के जो कंपाउंड्स हैं या कुछ एसिड्स हैं या कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, सेलेनियम है, ये आपकी बहुत सारी चीजें। ये केमिकल मीन्स का क्या मतलब हुआ? केमिकल मीन्स का मतलब आपका आर्सेनिक, आपका कैडमियम, आपका मरकरी, लेड, ये सब के सब जो एग्रीकल्चर, अर्बन, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, यानी कि एग्रीकल्चर की वजह से कभी कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जो वहाँ पे पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, वहाँ पे केमिकल्स डाले जा रहे हैं, और वो वाटर के फॉर्म में वाटर के अंदर नदियों में आ रहे हैं, नालों के थ्रू नदियों में आ रहे हैं, नदियों के थ्रू समुद्रों में जा रहे हैं। चाहे फिर वो एग्रीकल्चर मीन्स के लिए यूज किए गए हों। अरे एसिड्स हैं, एल्कलीज हैं, क्या क्या नहीं है, दुनिया भर की चीजें। तो सारे इतने केमिकल्स आपके सब बेचारे पानी में ही हैं। जिंदगी में कितनी कितनी परेशान है इन एक्वेटिक लाइफ वालों की। एक्वेटिक लाइफ कितनी बड़ी दुनिया है, समुद्री दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है ना। अब एग्रीकल्चर मीन्स हो, चाहे अर्बन आपके मीन्स हो, फिर चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, ये किसी न किसी अर्बन बेस्ड घरों से निकल रहा है, घरों से चीजें निकल रही हैं, नाली नदों में जा रही हैं, इंडस्ट्री से चीजें निकल रही हैं, नाली और नदियों में जा रही हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू निकल रही हैं, नाली और नदियों में जा रही हैं। और ये सब के सब एक्सेस अमाउंट में आपके भयंकर एसिड्स, एल्कलीज, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, जिंक, मरकरी, तमाम चीजें पानी की ऑक्सीजन क्वालिटी को खराब कर। जब ये सब इकट्ठा होता चला जाएगा तो पानी की जो पानी में वो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो तो कम हो जाएगी ना। तो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है बेटा, वो जब कम हो जाएगी तो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा पैदा। और इस तरीके से जो केमिकल मीन से ऑक्सीजन डिमांड को हम चेक करते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD। अब ऑब्वियसली ये सब आपका ppm में होता है। जितना ज्यादा आपका इसकी वैल्यू ppm की होगी, जितना ज्यादा ये COD होगा, उतना ही ज्यादा वाटर क्वालिटी खराब होगी, वाटर क्वालिटी आपकी खराब होगी, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन उतनी ही कम होगी। ठीक है बेटा, ये सब के सब आपके वाटर पोल्यूशन थे कि जिनकी वजह से हम बात कर सकते हैं कि भाई वाटर का पोल्यूशन या वाटर पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं। एक प्रोसेस होती है एक्वेटिक लाइफ के अंदर, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है यूट्रोफिकेशन। जरा समझिए ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन ये यूट्रोफिकेशन का मीन होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि नेचुरली बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है और उस ग्रोथ से न्यूट्रिएंट्स रिच वो पानी न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाता है।
ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए वाटर बॉडी growth in rich nutrients and they develop and growth for plants present in aquatic life in seas. अब इसके बाद ये प्लांट्स आपके मर जाते हैं, मान लीजिए अब ये जो इतना एकदम से ग्रो कर गए और बहुत ज्यादा हो गए, और जब बहुत ज्यादा हो गए ऑब्वियसली जब कोई चीज इतनी ज्यादा हो गई है तो मरेगी भी, कम भी होती तो भी मरती, मरना तो है ही। तो जब ये आपके मर जाएंगे तो फिर एकदम से बहुत ज्यादा डोमिनेशन हो जाएगा और वाटर बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट हो जाएगा, और वाटर जब बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट हो जाएगा तो उसकी वाटर की जो बीओडी होगी वो एकदम से उसका पीपीएम बढ़ जाएगा, यानी उसकी वाटर क्वालिटी बेकार हो जाएगी। वाटर क्वालिटी बेकार हो जाएगी तो उसमें जिंदगी हराम हो जाएगी। जो बाकी के लोग होंगे, जितने भी आप वहां पर जितनी भी तरह की मछलियां होंगी, जितनी भी तरह की चीजें होंगी, उन सबकी जिंदगी हराम हो जाएगी, है ना। तो ये कहलाता है आपका यूट्रोफिकेशन बेटा, इस चीज को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये आपका चार्ज है, चार्ज करना है बेटा। चलिए मैं इसको चार्ज कर लेता हूं। इसके बाद हम लोग का छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है सॉइल पोल्यूशन का, और सॉइल पोल्यूशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को।